अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयंत की क्रूरता देखकर वहां मौजूद तगड़े से तगड़ा योद्धा एक पल के लिए चौंक गया था। जयंत उनकी नजरों में एक मामूली इंसान था, लेकिन अभी अभी जो कुछ हुआ था उसके बाद उसने उन सभी को चौंका दिया था। तभी प्रतियोगिता करने वाला एक इंसान वहां आया और जयंत की पीठ थपथपाते हुए बोला, हमने आज तक अपनी प्रतियोगिता में इतनी जल्दी किसी को जीतते हुए नहीं देखा है। जब वो आदमी जयंत से बात कर रहा था तभी वहां पर दो हट्टे कट्टे आदमी आए और जमीन पर पड़े दूसरे योद्धा को वहां से उठाकर ले जाने लगे। जयंत उनको बड़े ही ध्यान से देख रहा था। न जाने क्यों उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आ रहा था, मगर उसके सामने खड़े आदमी ने उसका ध्यान बटाते हुए कहा, अब तुम अपने युद्ध का इंतजार करो, हमें विश्वास है तुम विजयी होगे। जयंत ने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए। वो सिद्धांत की तरफ मुड़ा जिसे वो अभी भी आर्यन समझ रहा था और बोला, अब तुम्हारी बारी है, क्यों ना तुम भी अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाओ। सिद्धांत समझ गया था कि वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला था। उसने तुरंत अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए कहा, नहीं भैया, जब आप इस मैदान में मौजूद हैं तो मैं कैसे लड़ सकता हूँ, आप हमारे गुट का नाम रोशन कीजिए। उसकी बात सुनकर जयंत की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उनके सामने मैदान में दूसरा युद्ध शुरू हो गया। जयंत बहुत ही ध्यान से उस युद्ध को देखने लगा। उस युद्ध के खत्म होते ही दो योद्धाओं में से एक योद्धा जीत गया। जयंत ने फिर देखा कि कैसे जीतने वाले के सामने एक आदमी आया और उससे बात करने लगा। तभी पीछे दो आदमी आकर हारे हुए योद्धा को बहुत ही बुरी तरीके से घसीटते हुए कहीं ले जाने लगे। जयंत समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उसने एक बार आर्यन की तरफ देखा जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ नजर आ रहा था, इसलिए वो कुछ पल के लिए मैदान से गायब हो गया। वो उन दोनों आदमियों और बेहोश योद्धा का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचा जहां पर वो आदमी हारे हुए योद्धाओं को ले जाकर पटक रहे थे। मगर उसके बाद जयंत ने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बिल्डिंग के आजू बाजू आग जल रही थी। रामपुर के वो लोग हारने वाले योद्धाओं को बेहोशी की हालत में उस आग में फेंक रहे थे। ये देखकर जयंत एकदम से चौंक गया, मगर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना वो आर्यन को एक युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करे और किसी ना किसी कारण उसकी हार पक्की कर दे, ताकि वो लोग आर्यन को ले जाकर भी उसी बिल्डिंग के पास लगी आग में फेंक दे। जैसे ही ये योजना उसके दिमाग में आई, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो तुरंत वापस युद्ध के मैदान में पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत के दिमाग में राजकुमारी वंदिता के बारे में चिंता थी। वो भले ही यहाँ पर जयंत को ठिकाने लगाने आया हो, लेकिन वो राजकुमारी वंदिता के बारे में अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही दोबारा से युद्ध के खत्म होने का बिगुल बजा, सिद्धांत अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने देखा कि जयंत वहां नहीं था। वो तुरंत चौंक गया और जयंत को यहाँ वहां ढूंढने लगा। वो नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में उसकी मेहनत पर पानी फिरे, मगर अगले ही पल उसने जयंत को अपने बाजू में पाया। जयंत उसकी तरफ एक अजीब सी नजर से देख रहा था। जैसे ही अगले युद्ध के शुरू होने का इशारा मैदान में गूंजा, जयंत तुरंत सिद्धांत के सामने आया और बोला, वैसे तो तुम अपनी ताकत की बहुत मिसाल देते हो, लेकिन आज तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हो? क्या तुम डरते हो कि आखिरी पड़ाव पर तुम्हें मेरा सामना करना होगा? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम एक भी पड़ाव पार कर पाओगे। सिद्धांत जानता था कि जयंत उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं भैया, मुझे आप पर विश्वास है, आप ही प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। तुम तो इस प्रतियोगिता से ऐसे भाग रहे हो जैसे कि तुम चाहते हो कि मैं किसी जाल में फंस जाऊं। अगर तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लोगे तो मैं भी इससे बाहर हो जाऊंगा। जयंत ने अपने रामबाण का इस्तेमाल करते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो समझ गया था कि जयंत क्या कह रहा था। अगर सिद्धांत ने अब प्रतियोगिता में भाग लेने से मना किया तो जयंत को उसके ऊपर जरूर शक हो जाएगा, क्योंकि जितना वो आर्यन को जानता था उससे एक बात तो पक्की थी कि आर्यन चुनौतियों से पीछे कभी नहीं हटता था। सिद्धांत ने गहरी सांस ली। शायद वो अपने ही जाल में फंस गया था।
उसे इस बारे में और सोचकर कदम उठाना चाहिए था, लेकिन अब जब वो यहाँ मौजूद था उसे प्रतियोगिता में लड़ना ही होगा। इसलिए उसने तुरंत जयंत को वहां से जाने से रोका और धीमी आवाज में बोला, नहीं भैया, आप रुक जाइए। अगर हम इतनी दूर आए हैं तो हमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। तो फिर तुम जाओ और अगले युद्ध को लड़कर दिखाओ, तभी मैं इस प्रतियोगिता को आगे लड़ूंगा। जयंत ने बड़ी ही चतुराई के साथ कहा। सिद्धांत अब अपने आप को कोस रहा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से अपने ही चंगुल में फंस जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ मुट्ठी में बांधते हुए प्रतियोगिता के मैदान में उतर गया। उसके दुश्मन को भी मैदान में आने में समय नहीं लगा। इस बार उसके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ था जिसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे। उस आदमी ने सिद्धांत की तरफ देखते हुए शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम पिद्दी से आदमी मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, मैं तुम्हें चंद पलों में हरा दूंगा। जैसे ही युद्ध शुरू होने का बिगुल बजा, सिद्धांत ने अपना समय बर्बाद नहीं किया और अपने दुश्मन पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उसका दुश्मन भी कोई हरा गहरा आदमी नहीं था, वो दुनिया भर की लड़ाइयां जीत कर वहां आया था। इसलिए जैसे ही सिद्धांत ने हवा में छलांग लगाकर उसे नीचे जमीन पर गिराने की कोशिश की, तो योद्धा ने अपने सींग की मदद से सिद्धांत को हवा में ही पकड़ लिया और उसे हवा में चारों ओर घुमाकर नीचे जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही सिद्धांत की सांस अटक गई, उसकी आंखें बंद हो गई। वहीं दूसरी तरफ भैरवगढ़ के राजमहल में वंदिता खिड़की से लटक रही थी, मगर राजमहल के अंदर सिपाहियों ने आर्यन पर हमला बोल दिया था। उन सभी ने मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अगर आर्यन घायल नहीं होता तो वो उनको संभाल लेता, लेकिन वो अभी उतना ताकतवर नहीं था। वंदिता जानती थी कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो अगर राजमहल के सारे सिपाही वहां गए तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा। उसने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर खिड़की से दोबारा अंदर आने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पसीज रहे थे, जिसके कारण उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। मगर उसे अंदर से लड़ाई की आवाज बढ़ती हुई सुनाई दे रही थी, इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरे दम के साथ ताकत लगाकर वो दोबारा खिड़की से अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने देखा कि जमीन पर एक भाला पड़ा हुआ है। वंदिता ने वो भाला उठाया और आर्यन के आजू बाजू मौजूद सिपाहियों पर वार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते राजमहल का वो कमरा एक रणभूमि में बदल गया। वंदिता बड़े ही शौर्य के साथ एक एक करके उन सिपाहियों को मार कर गिरा रही थी। तभी अचानक से वहां पर भैरवगढ़ का राजा आ गया। वो गुस्से भरी नजरों से वंदिता को देख रहा था और चिल्लाते हुए बोला, मुझे मालूम था कि तुम राजा भीमसेन की बेटी हो, इतनी आसानी से हार नहीं मानोगी, लेकिन मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। उसने तुरंत वंदिता की तरफ अपने कदम बढ़ाए और कमर पर बंधा हुआ एक चाकू निकाल लिया, मगर वंदिता इस बार उस राजा के वार के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो अपनी बेइज्जती नहीं भूली थी, इसलिए उसने तुरंत अपना भाला हवा में घुमाया और बड़ी ही चालाकी से उस राजा की तरफ फेंक दिया। भैरवगढ़ के राजा ने वंदिता के बारे में कई बातें सुनी थी, इसलिए वो जानता था कि वंदिता कोई मामूली योद्धा नहीं है। जैसे ही वंदिता का भाला उसके पास आने वाला था, उसने तुरंत हवा में छलांग लगाई, जिसके कारण वो भाला उसके नीचे से निकल गया। वंदिता इसे देखकर चौंक गई और अपने लिए दूसरा हथियार ढूंढने लगी। जमीन पर आर्यन दर्द से करा रहा था। उस पर सिपाहियों ने मिलकर कई वार किए थे। भैरवगढ़ का राजा आगे आया और उसने वंदिता को उसके बालों से पकड़ लिया। वो उन्हें खींचते हुए बोला, एक औरत औरत ही होती है, वो कभी भी मर्द की बराबरी नहीं कर सकती। तुम भले ही ताकतवर योद्धा होगी, लेकिन मेरे सामने तुम चींटी के समान हो। कल तुम खुद अपने घुटनों पर बैठी थी, आज मैं तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे घुटनों पर बिठाऊंगा। इतना कहकर उसने वंदिता को जमीन पर धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही वंदिता के सिर पर चोट आ गई और उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। जमीन पर पड़ा हुआ आर्यन उसकी चीख सुनकर तुरंत जाग गया। जैसे ही उसने देखा कि वो राजा वंदिता के ऊपर वार करने वाला है,
वो दर्द को भूलकर तुरंत अपनी जगह से उठा और उस राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। वो राजा शैतानी मुस्कान के साथ बोला, लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। क्यों ना मैं तुम दोनों को एक साथ मार दूं। इतना कहकर उसने हवा में अपना चाकू उठाया और आर्यन के सीने पर दोबारा वार करने के लिए तैयार हो गया। मगर तभी अचानक से वहां एक अजीब सी रोशनी छा गई। वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। कुछ पल के लिए उनकी आंखें चौंधी आ गई। जब उस राजा ने वंदिता की तरफ देखा तो पाया कि वो ऊपर से नीचे तक चमक रही है। उसके बाल खुल चुके हैं जो कि हवा में उड़ रहे हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात कोई देवी वहां आ गई हो। अगले ही पल वंदिता अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ी और जमीन से भाला उठाकर उसने सामने खड़े राजा के सीने में घोंप दिया। वो राजा उसका रूप देखकर इतना चौंक गया था कि वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। जैसे ही उस राजा ने अपनी आखिरी सांस ली, वंदिता तुरंत शांत हो गई और अपने पुराने रूप में आ गई। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने आज तक वंदिता का ये रूप नहीं देखा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा चौंक गया था। वंदिता ने तुरंत आर्यन का हाथ थामा और वो दोनों शीतलपुर की तरफ निकल गए। इस बार उन्हें रोकने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि वंदिता का विकराल रूप देखकर वहां मौजूद सारे सिपाही डर गए थे। वो अपने राजा की लाश को जमीन पर पड़े हुए देख रहे थे। अब जब उनका राजा ही नहीं रहा तो वो किसके आदेश पर उन दोनों को रोकने वाले थे। वंदिता ने तुरंत नीचे बंधे हुए एक घोड़े को खोला। वो और आर्यन तुरंत वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ रामपुर की प्रतियोगिता में एक सन्नाटा छा गया था। सभी सिद्धांत को अपनी अटकी हुई सांसों के साथ देख रहे थे। प्रतियोगिता का संचालक सींग वाले आदमी को विजेता बनाने के लिए मैदान में आ गया था। वहीं दूसरी तरफ दो आदमी सिद्धांत की तरफ बढ़ रहे थे। यह देखकर जयंत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। क्या होगा आगे? क्या सच में सिद्धांत उस युद्ध में हार गया था? क्या इतनी आसानी से उसकी हार होने वाली थी? क्या वेदिका, रौनक और विक्रम दुष्यंत के फैलाए हुए जाल से बच पाएंगे? क्या दुष्यंत सच में वापस आ गया था? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।